और टॉप 10 खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। G20 समिट का पहला दिन कई मायनों में बेहद खास रहा। बैठक के बाद शिकारा राइड ने मेहमानों का दिल मोह लिया। बैठक के लिए शहर सहित पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे गए। ये समिट 22 से 24 मई तक कश्मीर में जारी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट। श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई तो बैठक के बाद मेहमानों ने डल लेक पर शिकारा राइड का लुत्फ उठाया। इस बैठक के लिए शहर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है। कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देख सकेगी। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने G20 की बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमिताभ कांत ने कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और अब यहाँ वक्त बदल चुका है। नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको रोजगार का पूरा मौका भी मिल रहा है। The Bobby film was shot in Gulmarg and it became a household word in India. And later, more recently, if you look at it, there have been films like Laksh, there have been films like a huge variety of films like Laksh, Highway, Razi, Haldar, and many more have been shot in the state of Kashmir. There are over 370 films, 370 films which have taken permission to shoot in Kashmir. 370 films being shot here. And therefore, you will see a vast number of films being shot here, much like many Indian films are being shot abroad. Many of the beautiful songs would be decked up in the hotel. Hai Duniya Usi Ki Zamana Usi Ka was actually done in the bar of Hotel Oberoi. The old timers would remember. Main Pal Do Pal Ka Shair, that beautiful lyric written by Sahil Ludhianvi, was done in one of those rooms in Hotel Lalit. And they got some girls from the women college to be the audience. Some of these oldies still remember. So it's virtually a nostalgic, it takes you back. And I think after that, it was also because Kashmir was professionally also, I think, the best location that a film producer or director can find, because it's versatile. You have plateaus here, you have lakes here, you have fountains here, you have snow peaks here. Due to its unique beauty, the place has captured the imagination of filmmakers and artists throughout the years. Many famous Indian and international films and documentaries were shot in Jammu Kashmir last so many years. Over the next few days, our aim to revive film tourism not only in Jammu Kashmir like it is used to be in the past but across India. फिल्म एक्टर रामचरण भी G20 की बैठक में शामिल हुए। रामचरण ने G20 की बैठक में अपनी फिल्म RRR को लेकर चर्चा की। This place has something magical. It draws people. It draws the attention of people. And no matter what we hear about Kashmir or whatever, this is such a surreal feeling when you come to Kashmir. It's been 95 years Indian film industry has begun. It will take another 95 years to explore Kashmir. बता दें कि चीन के अलावा सिर्फ 2 देश तुर्की और सऊदी अरब ने बैठक के लिए हिचकिचाहट दिखाई। इन देशों को छोड़ दें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा,
फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों के 60 डेलीगेट्स बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये समिट 22 से 24 मई तक कश्मीर में जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया है। नए भवन का उद्घाटन विपक्ष राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार में शालीनता को प्रतीकवाद तक सीमित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नए भवन का 28 मई को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल कास्ट मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट इसको इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से खास मुलाकात की। विपक्ष के सभी नेताओं की एक साथ बैठक कब होगी, इसकी तारीख भी 1-2 दिन में तय कर ली जाएगी। एक रिपोर्ट। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार। ये तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास की है। 40 दिनों में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। इन नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया के सामने आए और बताया कि बैठक में विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। एक साथ विपक्षी दलों की बैठक कहां और कब होगी, 1-2 दिन में तय हो जाएगा। ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा मीटिंग कहां होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। नीतीश की मुहिम पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज ने कहा कि नीतीश कुमार व्याकुल भारत हो गए हैं। ये व्याकुल भारत है, तो व्याकुल भारत है, व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं विपक्षी एकता। कौन सी विपक्षी? नीतीश कुमार की मुहिम पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। प्रशांत का कहना है कि नीतीश कुमार की स्थिति चंद्रबाबू नायडू जैसी हो जाएगी। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे नीतीश कुमार 20 मई को कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। 21 मई को नीतीश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 40 दिन बाद सोमवार को दोबारा कांग्रेस नेताओं से मिले। सवाल है कि क्या मुलाकात से बात बन पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक और अहम खबर टॉप 10 में। अपने 6 दिन के विदेश दौरे के आखिरी चरण में पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी सिडनी पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उसके बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। अपने 6 दिन के विदेश दौरे के आखिरी चरण में पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी सिडनी पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशियों का अभिवादन स्वीकार किया। पापुआ न्यू गिनी में 2 दिन बिताने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे।
भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफरेल उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज काफी उत्सुक हैं और उन्होंने बयान जारी कर पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा की अगवानी करने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस साल मार्च में भारत दौरे पर मिले प्यार से मैं अभिभूत हूं। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत महासागर के लिए समर्पित हैं। एक दोस्त और सहयोगी के तौर पर दोनों देश कभी भी इतने करीब नहीं थे। पीएम मोदी की सिडनी में भारतीय समुदाय से मुलाकात को लेकर भी हम उत्साहित हैं। वहीं एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में पीएम के इंतजार में काफी संख्या में भारतवंशी मौजूद थे। पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। पीएम मोदी ने गाड़ी रोककर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, भारत ने पुकारा है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो, भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो, पर शेरों से गुर्राए जय। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को देखकर सभी भारतीय काफी खुश दिखाई दिए। किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट भेंट किया तो किसी ने मोदी को उनकी पेंटिंग सौंपी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारत के अलग अलग राज्यों के लोग मौजूद थे। I would just like to say that you can see the enthusiasm of the people to give a warm welcome to Prime Minister Modi even in this cold weather. So you can see how much people love him. मराठी कम्युनिटी की तरफ से हम तहे दिल से मोदी जी का स्वागत करते हैं सिडनी में। Anagan Babu from Tamil Arts and Culture Association is proud to welcome Honorable Prime Minister of India Modi ji and world favorite leader. I am from Sydney Kannada Sangha, from representing Kannada community here in Sydney. We would like to welcome Modi ji to Australia, land of kangaroos. We are from Telangana Association here, and we would like to welcome Modi to Australia. Warm welcome to Modi from on behalf of Australia and Telangana State Association. अच्छा काम तो देश के लिए कर रहे हैं वो। मोदी मोदी मोदी। नमस्कार, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। लास्ट टाइम वो जब आए थे 2014 में, तब हम उनसे मतलब दूर से देखा था हम लोगों ने, और दिस टाइम हमें उनको मतलब बहुत नजदीक से मिलने को दिखा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में 24 मई तक रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो 23 मई को सिडनी में भारतीय प्रवासियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज से द्विपक्षीय वार्ता होगी। 2014 के बाद दूसरी बार पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया में काफी खुशी का माहौल है। भारत के सम्मान में सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदल दिया गया है। अब से इसे लिटिल इंडिया के नाम से बुलाया जाएगा। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि देश दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टॉप 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। बात टॉप 10 में अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। देश की राजधानी दिल्ली में जहां आईएमडी ने आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया, तो वहीं देश के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां मौसम ठंडा है। मौसम विभाग ने स्पीति वैली से लेकर लेह तक में बारिश से मौसम सुहावना रहने की बात कही है। आइए जानते हैं आईएमडी ने क्या जानकारी दी है। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, मानो सूरज आग उगल रहा हो। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। सर, जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और भीषण गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? देखिए, आज हमारे पास तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने के चांसेस है और हीट वेव कंडीशन दिल्ली एनसीआर में रहेगी। और कल से हमारे पास देखेंगे रात पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट रहेगा, तो कल टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है, 1-2 डिग्री, लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है।
बट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका मेन इम्पैक्ट हमारे पास 24 तारीख से दिल्ली एनसीआर में होगा और 24 और 25 में हमारे पास लाइट रेन होने के चांसेस है, साथ साथ क्लाउडीनेस रहेगा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और आप देख सकते हैं तेज हवाएं चलेगी जिनकी स्पीड लगभग 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो आप जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट मेनली 2 दिन तक रहने वाला है, आज और कल। उसके बाद हमारे पास बारिश होने के चलते टेम्परेचर में लगभग 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आएगी। तो सर दिल्ली एनसीआर को देखते हुए जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया था और जैसे आप कह रहे कि कल शाम तक थोड़ी सी राहत मिल सकती है, तो क्या 2 दिन के बाद फिर दोबारा से तापमान में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा तापमान ऊपर जाएगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज आपके पास 45 डिग्री तक जाएगा, कल जो होगा 1 से 2 डिग्री गिरेगा, तो आज और कल लगभग कोई खास राहत नहीं है। जो राहत आएगी आपके पास 24 और 25 तारीख में आएगी। उसके बाद अगले 1-2 दिनों तक भी क्लाउड रह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 2 दिनों के बाद अगले 3 से 4 दिनों तक काफ़ी अच्छी कंफर्ट वेदर दिल्ली एनसीआर में रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से बता रहे थे मौसम वैज्ञानिक कि फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है, अपडेट रहने की जरूरत है और कल शाम तक थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश के पहलवानों का दंगल दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। न्याय के लिए पहलवान धरने पर बैठे हैं। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दी थी और पहलवानों ने इसे स्वीकार कर लिया है। बजरंग पूनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। पहलवान बनाम बृजभूषण सिंह की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आ गई है। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि उन पर पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए वो नार्को से पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट तक कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि अगर उनका टेस्ट होगा तो उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए, जिसे रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 हो जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर से उठी आवाज के बाद बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। इसके लिए पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल गया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई और किसान नेता लगातार पहलवानों की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, जिसे बृजभूषण सिंह ने साजिश करार दिया है। हालांकि पहलवानों की मांग अब भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर जा टिकी है। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए, महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया है, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया है। बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स के सपोर्ट में खाप पंचायत ने फैसला लिया गया है कि 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन के सामने महापंचायत होगी। खापों की महापंचायत में महिलाएं शामिल होंगी। यानी पहलवानों की लड़ाई सिर्फ बृजभूषण सिंह के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इसे किसान नेताओं ने अपना सियासी हथियार बना लिया है। लेकिन बीजेपी सांसद इस विरोध की आग को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में हैं, जिसके लिए वो अब अग्नि परीक्षा के लिए भी राजी हो गए हैं। यानी नार्को टेस्ट से वो सच्चाई देश के सामने लाना चाहते हैं। बृजभूषण सिंह बोले, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन आरोप लगाने वालों का भी टेस्ट हो और इस मामले को जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से खेल का नुकसान हो रहा है।
यानी आरोप प्रत्यारोप के बीच बात नार्को टेस्ट पर आई तो दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। लेकिन क्या इस विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट और सरकार के पास सिर्फ नार्को टेस्ट जैसे ऑप्शन ही बचे हैं, या फिर आरोपों की जांच से भी इस मसले को सुलझाया जा सकता है? क्योंकि जब से खाप पंचायत ने इसे मुद्दा बनाया, नेताओं ने सियासी हथकंडा अपनाया, तभी से 2024 के लिहाज से पहलवानों का आंदोलन अब सियासी रंग ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 दिनों तक शिमला से बाहर रहेंगे। बता दें कि सीएम सुक्खू 23 से 26 मई तक कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 26 को ही सीएम दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 28 मई को फिर सीएम दिल्ली से धर्मशाला पहुंचेंगे। उसके बाद 29 मई को वापस सीएम सुक्खू दिल्ली जाएंगे। इसके बाद फिर 31 मई को कांगड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों के चलते हमीरपुर बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा संगठन मंत्री सिद्धवार्थन ने शिरकत की। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन जरूरी काम के चलते अनुराग ठाकुर सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बैठक में राजीव बिंदल, पूर्व सीएम धूमल का राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा और कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया। 20 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस हेतु राष्ट्रव्यापी एक अभियान 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा, जिसमें जन जन तक जाना, 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल, इसको लेकर के और उपलब्धियों का सारा चिट्ठा लेकर के जनता के बीच में जाना, ये अभियान और उसी अभियान की चालना की दृष्टि से हमीरपुर जिला की ये बैठक आज रखी गई है, और जिसमें 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी, और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मास कांटेक्ट अभियान होगा। मनाली में बढ़ती सैलानियों और पर्यटक वाहनों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने कुछ स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है, ताकि मनाली में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि पर्यटकों संग स्थानीय लोगों को पर्यटन सीजन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए मनाली शहर को 8 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। सभी सेक्टर्स में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि मनाली में अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है, और ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मनाली प्रशासन और मनाली पुलिस द्वारा कुछ पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। टूरिस्ट सीजन है, इस समय पीक पर है और दिन प्रतिदिन सैलानियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मनाली में एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने मनाली टाउन को 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। ये सेक्टर हमारे ग्रीन टैक्स बैरियर से लेके ओल्ड मनाली तक, जिसमें हिडिंबा माता का टेम्पल और यहाँ पर लेफ्ट बैंक से जगह सुख से लेके सोलंग नाला तक हमने बनाए हैं, और इन सेक्टर्स में हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। टॉप 10 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।